नमस्कार। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं रणवीर सिंह। आज चर्चा का विषय है फ्रांस की क्रांति, जो कि आधुनिक विश्व के इतिहास का एक नया अध्याय है। और असल में ये फ्रांस की क्रांति स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व यानी भाईचारे की कहानी है। और ये जो फ्रांस की क्रांति है केवल फ्रांस की घटना नहीं थी, बल्कि इसने पूरी दुनिया में सामाजिक व्यवस्था को बदल दिया। इस क्रांति ने विशेषाधिकारों पर आधारित व्यवस्था को समाप्त कर नई शासन प्रणाली की नींव रखी। स्वतंत्रता और समानता के जो विचार आज हमें सहज और सामान्य दिखाई देते हैं, ये असल में इसी क्रांति की देन है। तो आइए आज इस क्रांति पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला बिंदु कि इस क्रांति की शुरुआत हुई 14 जुलाई 1789 को। 1789 में 14 जुलाई को उस दिन क्या हुआ कि पेरिस में आतंक का माहौल था, क्योंकि सम्राट लुई 16 ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था। कारण क्या था कि लगभग 7000 पुरुष और महिला विद्रोहियों ने बास्तील के किले पर बास्तील के किले में जो जेल थी उस पर धावा बोल दिया। बास्तील या बास्ती प्रोनाउंसिएशन है। ये बास्तील का जो किला था ये सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक था, इसलिए लोग इसे घृणा करते थे। और भीड़ ने किले को तोड़ दिया, आग लगा दी और उसके अवशेषों को बाजार में उन लोगों को बेच दिया जो इसे स्मृति के तौर पर अपने पास संचित रखना चाहते थे। तो अब बात आती है कि ये 14 जुलाई की जो हिंसा थी क्यों भड़की, इसके पीछे क्या पृष्ठभूमि है, वहां से शुरू करते हैं पूरी बात को। सबसे पहले जानते हैं कि 18वीं सदी में यानी 1700 ईस्वी के बाद फ्रांसीसी समाज की संरचना कैसी थी। तो फ्रांसीसी समाज असल में 3 वर्गों में बटा हुआ था। ये तीनों वर्ग 3 एस्टेट्स कहलाते थे। पहला वर्ग था पादरी वर्ग, जिसे प्रथम एस्टेट कहते थे, जो चर्च के कार्यों में लगा रहता था और इसे टैक्स नहीं देने होते थे, राज्य के करों से इसको छूट प्राप्त थी। ये पहला वर्ग था, प्रथम एस्टेट। दूसरे वर्ग को कुलीन वर्ग कहते थे, जो द्वितीय एस्टेट कहलाता था। इसमें भूस्वामी थे, जागीरदार थे और राज्य के बड़े अधिकारी लोग इसमें शामिल थे। इन्हें भी राज्य के करों से छूट प्राप्त थी, यानी इनको भी टैक्स नहीं देना होता था। और तीसरा वर्ग जिसे तृतीय एस्टेट कहते हैं वो जनसाधारण थे, जिनमें व्यापारी, किसान, मजदूर ये लोग थे। और सिर्फ इसी वर्ग को टैक्स देने होते थे, कर चुकाना होता था। इसके अलावा फिर एक बहुत बड़ी असमानता थी समाज में कि लगभग 90% लोग आबादी में किसान थे, लेकिन इनके पास सिर्फ 40% जमीन थी। 60% जमीन कुलीन वर्ग के पास थी, यानी प्रथम एस्टेट और द्वितीय एस्टेट के पास थी 60% जमीन। तो इस तरह से समाज में एक वर्ग विभाजन था और ये बहुत ही असमानता पर आधारित था। दूसरी बात, उस समय किसी एक चित्रकार ने इस व्यवस्था को दिखाते हुए जो कुलीन वर्ग है उसको मकड़े के रूप में चित्रित किया और जो किसान वर्ग है उसे दुखी मक्खी के तौर पर चित्रित किया और बताया कि मकड़ा जो है लगातार मक्खी को चूसता है, यानी कि कुलीन वर्ग लगातार किसान वर्ग का या तीसरे वर्ग का लगातार शोषण कर रहा है। तो एक तरह से ये पूरी व्यवस्था शोषण पर आधारित थी। तो समाज में इसके प्रति नाराजगी का बढ़ना स्वाभाविक था। अब 2 महत्वपूर्ण टैक्स राज्य के द्वारा तीसरे एस्टेट पर लगाए जाते थे, तीसरे वर्ग पर लगाए जाते थे, जिसमें मजदूर, किसान और व्यापारी वर्ग शामिल था। पहला था टाइड। ये चर्च द्वारा वसूला जाने वाला धार्मिक कर था, जो कि कुल उपज का 10% हुआ करता था, यानी इसे चर्च वसूलता था। दूसरा था टाइल, जो राज्य वसूलता था, यानी फ्रांस की सरकार वसूलती थी, और ये डायरेक्ट टैक्स था। इनडायरेक्ट टैक्स के अलावा इनडायरेक्ट टैक्स भी थी, अलग अलग चीजों पर लगते थे, जिनमें नमक और तंबाकू जैसी वस्तुओं पर भी टैक्स देना पड़ता था जनता को। तो जनता टैक्स के बोझ से पिसी जा रही थी। अब
इसके अलावा राजकोष खाली था। जब लुई 14वां लुई 16वां लुई 16 1774 में सम्राट बना था, जिसके समय में ये क्रांति हुई है, तो उसे राजकोष ऑलरेडी खाली मिला था। कारण क्या था कि फ्रांस लंबे समय तक युद्धों में उलझा रहा। फिर फ्रांस ने अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में अमेरिका का सहयोग किया और 13 अमेरिकी उपनिवेश ब्रिटेन से आज़ाद कराने में अमेरिका की मदद की, और इस वजह से फ्रांस के ऊपर 10 अरब लिब्रे का कर्ज चढ़ गया। लिब्रे उस समय पे फ्रांस की मुद्रा हुआ करती थी। बाद में क्रांति के बाद इस लिब्रे को बदल करके फ्रांस ने अपनी नई मुद्रा फ्रैंक अपना ली, जो आज तक है। तो ये पुरानी मुद्रा का नाम है लिब्रे। तो इस तरह फ्रांस के ऊपर एक बड़ा कर्ज चढ़ गया, और इस कर्ज का फिर ब्याज चुकाने में बजट का बहुत बड़ा हिस्सा खर्च होने लगा। इसके अलावा जो राजा का महल था वर्साय में, उसके महल के अपने विलासिता के खर्चे थे, राज दरबार की शानो शौकत के खर्चे थे। तो इस तरह से लगातार राजकोष खाली था, खर्चे ज्यादा थे, टैक्स देने वालों की संख्या कम थी, या कमजोर वर्ग ही टैक्स दे रहा था, अमीर वर्ग से टैक्स नहीं लिए जा रहे थे। तो ये सब मिले जुले कारण बन रहे थे। अब इसी में आग में घी का काम किया खराब मौसम और सूखे की व्यवस्था ने। हुआ क्या कि लगातार मौसम खराब होने से फसलें खराब होने लगी, जिससे अनाज की कमी हो गई, खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ने लगीं, लोग भूखमरी में जीने लगे, जिससे लोगों के शरीर कमजोर होने लगे, और उसी समय फिर महामारी ने दस्तक दे दी, जिससे कि और बोझ बढ़ गया लोगों के ऊपर। इसके साथ ही लगातार जनसंख्या बढ़ रही थी, जो 1789 तक आते आते 2.8 करोड़ हो गई थी, और अनाज का उत्पादन बढ़ नहीं रहा था, और जो मुख्य भोजन था वो ब्रेड या पावरोटी थी, तो उसकी कीमतें लगातार बढ़ रही थी, और मजदूरी बढ़ नहीं रही थी। तो मजदूरों की आय न बढ़ने से वो इन बढ़ी हुई कीमतों पर रोटी खरीदने में असमर्थ थे। अब इन सब मिलीजुली परिस्थितियों में एक मध्यम वर्ग भी उभर रहा था उसी समय, जो शिक्षित था और जिसका मानना था कि समाज में किसी को भी जन्म से कुछ विशेष अधिकार नहीं मिलने चाहिए। खासतौर से ये जो टैक्स वाले अधिकार थे, प्रथम एस्टेट और द्वितीय एस्टेट को, ये जन्म से ही प्राप्त थे उनको, कि उन्हें टैक्स नहीं देना। तो इस वर्ग का मानना था कि किसी को भी जन्म से कोई विशेषाधिकार नहीं मिलना चाहिए। तो ये मध्यम वर्ग जो था वो जनता में अपनी बात को लगातार रख रहा था और लोगों को जागरूक कर रहा था इन विशेषाधिकारों के प्रति, जो प्रथम एस्टेट और द्वितीय एस्टेट के लोगों को मिले हुए थे। तो इस मध्यम वर्ग को आवाज देने का काम कुछ विचारकों ने किया, थिंकर्स ने किया, जिनमें एक नाम आता है जॉन लॉक का। इन्होंने कहा कि राजा के पास कोई दैवी और निरंकुश अधिकार नहीं होने चाहिए, ऐसा जॉन लॉक ने कहा। दूसरे विचारक थे रूसो, जिनका कहना था कि जनता अपने प्रतिनिधि चुने और वो प्रतिनिधि जो है वो जनता के साथ खड़े रहें और जनता की मांगों को और जनता के सुख दुख का ध्यान रखें। और तीसरे प्रमुख जो विचारक थे वो थे मॉन्टेस्क्यू। इन्होंने कहा कि सरकार के अंदर सत्ता का विभाजन होना चाहिए, और स्पष्ट तौर पर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की बात इन्होंने कही कि सत्ता इनमें बटी होनी चाहिए, किसी के पास निरंकुश अधिकार नहीं होने चाहिए। तो इस प्रकार समाज में असंतोष, राजकोष खाली, लगातार फसलें खराब और मध्यम वर्ग के द्वारा जनता में चेतना जागृत करना, ये सब मिले जुले कारण अब इनमें एक चिनगारी डाली सम्राट ने, लुई 16 ने, कि राजकोष खाली होने से और जो राज दरबार था और महल था उसके खर्चों की पूर्ति के लिए उन्होंने टैक्स बढ़ाने का निर्णय लिया जनता पर। और फ्रांस में ये था कि टैक्स बढ़ाने के लिए राजा को एस्टेट्स जनरल की बैठक बुलानी होती थी। एस्टेट्स जनरल क्या था
कि जो तीनों एस्टेट थे, प्रथम एस्टेट, द्वितीय एस्टेट और तृतीय एस्टेट, उनके प्रतिनिधियों को सामूहिक रूप से एस्टेट्स जनरल कहा जाता था और इसकी बैठक में टैक्स का अनुमोदन करा करके ही टैक्स बढ़ाए जा सकते थे। तो बस लुई 16 ने टैक्स बढ़ाने के लिए 5 मई 1789 को 5 मई 1789 को एस्टेट्स जनरल की बैठक बुलाई। इस एस्टेट्स जनरल की बैठक में जो प्रथम एस्टेट था उसके 300 प्रतिनिधि शामिल थे, दूसरे एस्टेट के भी 300 प्रतिनिधि शामिल थे और तीसरा जो एस्टेट था यानी तीसरा वर्ग था उसके 600 प्रतिनिधि शामिल थे। लेकिन दरबार में बैठने की जो व्यवस्था थी वो प्रथम एस्टेट के 300 प्रतिनिधि एक तरफ बैठे बाईं तरफ, द्वितीय एस्टेट के 300 प्रतिनिधि दाईं तरफ बैठे, ये कुर्सियों पर बैठे हुए थे और तृतीय एस्टेट जो था किसान, व्यापारी, मजदूर वर्ग का जो प्रतिनिधि थे वो 600 की संख्या तो थी उनकी, लेकिन वो खड़े हुए थे। तो ये अपने आप में असमानता को बता रहा है कि दरबार में तीसरे एस्टेट को कोई महत्व प्रदान नहीं किया जाता था। अब जो व्यवस्था थी वो ये थी कि राजा के प्रस्ताव पर हर एस्टेट को एक मत देना था, एक वोट देना था। यानी प्रथम एस्टेट का पूरे सबका मिलाकर के एक वोट, द्वितीय एस्टेट का सबका मिलाकर के एक वोट और तृतीय एस्टेट का सबका मिलाकर के एक वोट। तो इस तरह कुल 3 वोट होने होते थे। तो जाहिर है कि जो तीसरा एस्टेट है उसका एक वोट इन दोनों के एक एक वोट के आगे कोई मायने नहीं रखेगा, क्योंकि निर्णय तो बहुमत से लिया जाना है। तो बैठक में तीसरे एस्टेट के प्रतिनिधियों ने इस पुराने नियम की वोटिंग का विरोध किया और इन्होंने कहा कि मतदान पूरी सभा के द्वारा होना चाहिए, एस्टेट जनरल के द्वारा, और हर प्रतिनिधि को यानी प्रत्येक सदस्य को एक वोट मिलना चाहिए। इस तरह वोटिंग व्यवस्था होनी चाहिए। तो राजा ने जाहिर है कि इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। तो इसके विरोध स्वरूप ये जो तीसरे एस्टेट के सदस्य थे ये बैठक का बहिष्कार करके चले गए। अब इन्होंने 20 जून को वहीं वर्साय जो जगह है, राजधानी हुआ करती थी, वर्साय के एक इंडोर टेनिस कोर्ट में, स्टेडियम में अपने प्रतिनिधियों की बैठक बुलाई और अपनी कुछ जो पूरे प्रतिनिधि थे उनको एक नेशनल असेंबली के तौर पर घोषित कर दिया और वहां पर उन्होंने एक शपथ ली। उसमें इन्होंने कसम खाई कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान तैयार नहीं होगा असेंबली भंग नहीं होगी, यानी नेशनल असेंबली काम करती रहेगी। और इस टेनिस कोर्ट की जो शपथ थी इसका नेतृत्व किया मध्यम वर्ग के मिराबियो ने और आबेसिये ने। आबेसिये पादरी था और मिराबियो, इन दोनों ने इसका नेतृत्व किया। अब जब ये बैठक हुई तो पूरे फ्रांस में, खासतौर से देहाती इलाकों में, एक अफवाह फैल गई कि जागीरदारों ने यानी कि दूसरे स्टेट के जो लोग थे उन्होंने लुटेरे बुलाए हैं। तो इससे आतंकित होकर के, भयग्रस्त होकर के किसानों ने ग्रामीण किलों पर हमले कर दिए। किले इनके जमींदारों के हुआ करते थे, जगह 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 उन पर हमले कर दिए, उनके अन्न के भंडार लूट लिए और जो लगान के दस्तावेज थे वो सब जला दिए। इसके बाद ही 14 जुलाई को भीड़ ने वास्तिल के किले में आग लगाई थी। तो ये पृष्ठभूमि थी। इसके बाद 14 जुलाई को भीड़ ने पूरा एक तरह से पेरिस शहर में कब्जा कर लिया। तब जाकर के 4 अगस्त 1789 की रात को लुई 16 ने नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और जो टाइड नाम का जो कर था, जो कि धार्मिक कर था, चर्च द्वारा वसूला जाता था, उसको समाप्त कर दिया और चर्च के पास जो 20 अरब लिब्रे की संपत्ति थी वो जब्त कर ली सारी। तो इस प्रकार चर्च के विशेषाधिकार यहाँ पे समाप्त हुए और जो नेशनल असेंबली ने संविधान बनाया वो 1791 में लागू हुआ, 1791 में, जिसके आधार पर फ्रांस में एक संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। ये संवैधानिक राजतंत्र में अभी राजा को प्रमुख मान करके ही स्थापना हुई और न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका, इन तीनों की स्थापना यहाँ पर की गई।
और फ्रांस की जो प्रजा थी, जनता थी, अब यहाँ से वो नागरिक कहलाने लगी। नागरिक का मतलब कि उनके कुछ अधिकार होंगे, सत्ता में उनकी भागीदारी होगी, सत्ताधीशों को चुनने में उनका योगदान होगा, इसलिए ये नागरिक कहलाने लगे। लेकिन ये नागरिक दो भागों में बटे थे उस समय। एक वो थे जो सक्रिय नागरिक कहलाते थे, जिनकी उम्र 25 वर्ष से ज्यादा थी और जो कर देते थे, टैक्स चुकाते थे। तो एक तो ये सक्रिय नागरिक थे। दूसरे जो टैक्स नहीं चुकाते थे वो निष्क्रिय नागरिक थे। और वोट देने का जो अधिकार था वो सक्रिय नागरिकों को ही था, निष्क्रिय नागरिकों को नहीं था। ऐसी व्यवस्था यहाँ पे की गई। तो अब जो सरकार का स्वरूप जो निकल करके आया वो ये था कि सक्रिय नागरिक वोट दे करके अपने निर्वाचक चुनेंगे, यानी अपने प्रतिनिधि चुनेंगे जो इलेक्टर्स कहलाएंगे, और ये प्रतिनिधि फिर नेशनल असेंबली चुनेंगे, और नेशनल असेंबली जो है राजा को अनुमोदित करेगी और राजा फिर मंत्री बनाएगा। तो राजा और मंत्री मिलकर के कार्यपालिका कहलाएंगे और नेशनल असेंबली विधायिका कहलाएगी, जो कि विधि बनाने का काम करेगी, कानून बनाने का काम करेगी। और इस तरह से ये जो मंत्री होंगे वो जनता के प्रति जवाबदेह होंगे और फिर जो कानून है उनके अनुसार कार्य किए जाएंगे। इनकी देखरेख न्यायपालिका करेगी, जैसा आज होता है। तो इस तरह से फ्रांस में क्रांति के बाद 14 जुलाई 1789 की क्रांति के बाद 1791 में पहला संविधान अस्तित्व में आया। और इसके बाद फिर नागरिकों का एक अधिकार पत्र भी, अधिकार घोषणा पत्र, इसे पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र कहते हैं, वो जारी किया गया, जिसमें जो नेचुरल राइट्स होते हैं वो हर व्यक्ति को जन्म से मिले, ऐसी बात कही गई। और कहा गया कि इन अधिकारों को किसी से छीना नहीं जा सकता। इन अधिकारों में जो सबसे महत्वपूर्ण अधिकार थे वो थे स्वतंत्रता यानी लिबर्टी, समानता यानी इक्वलिटी यानी कि कानून के समक्ष समानता, अभिव्यक्ति की आज़ादी यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी कोई भी व्यक्ति अपने विचार व्यक्त कर सकता है, और राज्य का कर्तव्य निर्धारित किया गया कि नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना राज्य का कर्तव्य है। यानी कि ये जो पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र है उसको, उनकी रक्षा करना राज्य का कर्तव्य है। अब जो क्रांति हुई थी उस समय फ्रांस की जनता ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए क्रांति के विचारों को, क्रांति की बातों को जन जन तक पहुंचाने के लिए भाषा की बजाय प्रतीकों का इस्तेमाल ज्यादा किया गया था। तो क्रांति के खास तौर से 4 प्रतीक थे उस समय। एक टूटी हुई जंजीर जो कि आजादी का प्रतीक थी, छड़ों का गट्ठर जो कि एकता में ही शक्ति है इसका प्रतीक थी, क्योंकि इसमें बताया गया था कि अकेली छड़ को तो तोड़ा जा सकता है लेकिन गट्ठर में तोड़ना इतना आसान नहीं है, तो सब लोगों को एकजुट होकर के रहना चाहिए जनता को, और तभी वो अपने अधिकारों को मांग सकती है। और फिर एक त्रिभुज के अंदर आंख, जिसका मतलब था कि ज्ञान का प्रतीक, इसको बताया गया कि अज्ञान का अंधेरा मिटाने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है, शिक्षा की आवश्यकता है, जागरूक होने की आवश्यकता है, जैसा कि विचारक फ्रांस के उस समय पे जनता को आगाह कर रहे थे। और फिर एक लाल टोपी थी जो फ्रांस में दास जिनको स्वतंत्र कर दिया जाता था, आजाद कर दिया जाता था, वो दास इस टोपी को पहनते थे, यानी कि ये आजादी का प्रतीक थी। तो इसको प्रतीक के रूप पर जनता में दिखाया गया। तो इस तरीके से जनता को एकजुट करने के लिए इन सब चीजों का प्रयोग हुआ। अब इस क्रांति का परिणाम क्या निकला? परिणाम निकला 1791 में, जैसा मैंने बताया कि राजतंत्र था, संवैधानिक राजतंत्र, लेकिन फिर न्यायालय में राजा के विरुद्ध, जो लुई 16 था, उसके विरुद्ध जो अपराध थे उन पर मुकदमा चला और लुई 16 को मौत की सजा दे दी गई। और तब फिर 1792 में आकर के फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना हुई, पहला गणतंत्र बना ये 1792 में। तो इस प्रकार ये हमें इस बात की सीख मिलती है इन सब चीज़ों से कि स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार जो हैं वो अब जो पूरे दुनिया में महत्वपूर्ण बने हुए हैं वो असल में फ्रांसीसी क्रांति की ही विरासत हैं। और फिर पूरे दुनिया में इस फ्रांसीसी क्रांति का असर हुआ। यूरोप की जो सामंती व्यवस्था थी उसका अंत इसी के बाद शुरू हुआ, और भारत में भी टीपू सुल्तान और राजा राममोहन राय जैसे समाज सुधारक थे, वो भी फ्रांसीसी क्रांति के विचारों से काफी प्रभावित हुए
और एक महत्वपूर्ण बात कि जो जनता पहले प्रजा कहलाती थी, प्रजा का मतलब है कि उसका कोई अधिकार नहीं है, अब नागरिक बन चुकी थी, यानी कि उसके मूल अधिकार थे, उसे शासन प्रशासन चुनने का अधिकार था। तो आज दुनिया में, पूरी दुनिया में प्रजा शब्द का इस्तेमाल नहीं होता जनता के लिए, नागरिक शब्द का इस्तेमाल होता है। ये फ्रांस की ही देन है। तो फ्रांस ने दुनिया भर में विशेषाधिकारों को समाप्त कर आम लोगों की सत्ता की अवधारणा को आगे बढ़ाया, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा जैसे शब्द दिए, प्रजा को नागरिक में बदलने की प्रेरणा दी और नागरिकों का अधिकार भी प्रदान कराने में दुनिया भर में फ्रांस की भूमिका निश्चित ही सराहनीय है। तो इस प्रकार ये फ्रांस की क्रांति के बारे में था। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।